हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं वैभव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। गुड आफ्टरनून सभी को। आज की जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है गवर्नर जनरल से, क्योंकि आपने देखा लास्ट टाइम जो आप पढ़ रहे थे, पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन पड़ा, फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से क्षेत्रीय रियासतों में काम चल रहा है, फिर उसके बाद आप देख रहे हो गवर्नर जनरल को, क्योंकि गवर्नर जनरल भारत के इतिहास में एक अपने आप में अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अगर मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास में देखा जाए। क्योंकि गवर्नर जनरल जितने भी हैं आप देखोगे इनके शासनकाल में कहीं ना कहीं, ठीक है, जो नियम कानून लाए गए या भारत पर जो शासन सत्ता है, ठीक है, उसको चलाने का काम किसके द्वारा किया गया है? गवर्नर जनरल के द्वारा। तो गवर्नर जनरल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जो गवर्नर जनरल सबसे महत्वपूर्ण हैं उनकी बात आज हम यहाँ पर करना शुरू करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो गवर्नर जनरल आता है या पहला गवर्नर आता है वो था लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। अब समझ लो लॉर्ड क्लाइव को से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं या लॉर्ड क्लाइव क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड क्लाइव को जो है भारत में, ठीक है, क्या कहा जाता था? लॉर्ड क्लाइव को भारत में एक मजबूत नींव का, ब्रिटिश साम्राज्य की जो मजबूत नींव रखने वाला संस्थापक कहा गया है। कहने का कारण क्या था? जिस समय मैंने बंगाल पढ़ाया था, बंगाल में जब 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, और उससे पहले ही क्या हो रहा है? उससे पहले हुआ था कि कलकत्ता पर पूरी तरीके से नियंत्रण सिराजुद्दौला का हो चुका था, जिस कारण क्लाइव क्या था, मद्रास से बंगाल आएगा और अपनी कूटनीतिज्ञ चाल के चलते हुए क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में क्या किया था? सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। अब जब सिराजुद्दौला पराजित हो गया तब समस्याएं कहां पर आगे खड़ी हुई? तब सिराजुद्दौला पराजित हुआ, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, और धीरे धीरे करके 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद यह तय हो चुका था कि अब उत्तर भारत में पूर्ण रूप से शासन सत्ता जो रहेगी वो किसकी रहेगी? लॉर्ड क्लाइव की, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस कारण क्लाइव को क्या कहा है? भारत में मजबूत नींव का संस्थापक, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव का संस्थापक का कहा गया है क्लाइव को। क्लाइव के द्वारा जो काम किया गया था उसमें सबसे पहली अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है द्वैध शासन प्रणाली की। काहे की आती है? द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली या डायरकी सिस्टम, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लागू किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अब ये डायरकी सिस्टम था क्या? और ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वो व्यक्ति है लॉर्ड क्लाइव। डायरकी सिस्टम में देखिए होता क्या था कि दो तरीके का शासन था। यहां पर एक शासन दो सत्ताओं के द्वारा चलाया जाता था। मतलब क्या है कि दो तरीके के अधिकार थे। शासन जो है वो दो लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। एक तो था प्रशासनिक अधिकार, एक होते थे प्रशासनिक अधिकार, प्रशासनिक राइट्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, और दूसरा होता था राजस्व के मामले। अब अंग्रेजों ने किया क्या? बक्सर के युद्ध के बाद आपने देखा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसके पास आ गई थी? अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को अभी भारत की भौगोलिक स्थिति का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं था। ज्ञान था लेकिन इतना नहीं था कहां से राजस्व कम लेना है, कहां से ज्यादा लेना है। जिस कारण अंग्रेजों ने क्या किया कि जो प्रशासनिक अधिकार थे वो तो रहे बंगाल के नवाब या राजा के पास, ठीक है, जो भी मुगल सम्राट था। राजस्व अधिकार किसके पास चले गए? अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों के पास जाने का कारण क्या? मतलब सत्ता जो है, ठीक है, उसका संचालन दो लोगों के द्वारा हो रहा है। सत्ता एक ही है, ठीक है, लेकिन संचालन किसके द्वारा हो रहा है? दो लोगों के द्वारा है। इसी को कहा गया था उस समय डायरकी सिस्टम, ठीक है। तो डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है भारत में? वो आपका है सीधा सा लॉर्ड क्लाइव। इसके बाद अगर और देखेंगे, दूसरा इसने क्या किया कि दीवानी व्यवस्था प्रारंभ की। दीवानी व्यवस्था प्रारंभ की। अब ये दीवानी व्यवस्था जो है क्या था और क्यों प्रारंभ करी, इसके पीछे कारण क्या था, ये सब हमें यहां पर जानना है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं दीवानी सिस्टम की, ठीक है, या सिविल अरेंजमेंट की, तो उसमें देखोगे क्योंकि अंग्रेजों को भौगोलिक स्थिति का पता नहीं कहां से कितना कर वसूलना है, जिस कारण इसने क्या किया? दो व्यक्ति नियुक्त किए। एक व्यक्ति नियुक्त किया सिताब राय।
सिताब राय, जो दो प्रमुख थे। और दूसरा जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आपका है रजा खां। कौन है? रजा खां। इन दोनों को उसने क्या किया? दीवान नियुक्त किया। और कहां कहां का दीवान नियुक्त किया, यह क्वेश्चन भी लगातार पूछा गया है। सिताब राय को क्या किया गया? बिहार का। और रजा खां को बंगाल का। सिताब राय को क्या किया गया? बिहार का। और रजा खां को बंगाल का उपदीवान नियुक्त कर दिया गया। और इनका काम था वहां से रेवेन्यू वसूलना और लाके जो ट्रेजरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहां उसको जमा करना। यह सबसे इनका प्रमुख कारण था। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने दीवानी व्यवस्था बताई, द्वैध शासन प्रणाली क्या है? जब एक साथ सत्ता का संचालन दो लोग करते हैं। ठीक है। जब दो शासक एक सत्ता का संचालन एक साथ करते हैं, वो क्या कहलाता है? द्वैध शासन कहलाता है। और सबसे पहले 1765 में जो है कहा जाता था द्वैध शासन प्रणाली बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसके द्वारा लागू की गई। ठीक है। अब तो ये बात आ गई। दूसरा क्या हुआ कि इसके शासनकाल में ही एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना हुई। इसके शासनकाल में क्या हुआ? 1765 में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हो रही है? सोसाइटी ऑफ ट्रेड। अब ये सोसाइटी ऑफ ट्रेड क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। अगर हम लोग सोसाइटी ऑफ ट्रेड की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहली बात आई कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना कब हो रही है? 1765 में। ठीक है। कब हो रही है? 1765 में। हुआ क्या है? 1765 में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की जो स्थापना की गई है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कर्मचारियों के द्वारा। कारण क्या था इस सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना करने का? पहली चीज, अगर इतिहास में गवर्नर जनरल का इतिहास उठा के देखोगे तो सबसे भ्रष्टतम जो शासनकाल है वो आपको दिखेगा क्लाइव का। और सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना करने का प्रमुख रीजन जो आएगा वो ये आएगा कि यहाँ के जो कर्मचारी थे वो भी चाह रहे थे कि भारत से अधिक हम लाभ कमा सकें, और कमाया भी, जिस कारण सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। इसमें क्या कहा गया कि जो सोसाइटी ऑफ ट्रेड में कि कुछ चीजों का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा, लेकिन कुछ का एकाधिकार ये लोग चाह रहे थे कि हमारे पास रहे, और उसमें जो भी लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है वो सब क्या है? कर्मचारियों में बांटा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1768 में सोसाइटी ऑफ ट्रेड को इसने समाप्त कर दिया। क्या किया? सोसाइटी ऑफ ट्रेड को इसके द्वारा क्या किया गया? 1768 में समाप्त कर दिया गया। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसके शासनकाल में हुई है? तो वो किसका शासनकाल है? वो है लॉर्ड क्लाइव का। तीसरा जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आती है लॉर्ड क्लाइव को लेके, वो क्या आती है कि इसी के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? श्वेत विद्रोह हुआ था। अब ये श्वेत विद्रोह क्या है, इसको होने का कारण क्या है? इसके शासनकाल में क्या हो रहा है? श्वेत विद्रोह, व्हाइट रिवेलियन जिसको कहते हैं, श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह होने का कारण वो समझ लो। देखिए श्वेत विद्रोह क्यों हो रहा है? श्वेत विद्रोह हुआ था क्योंकि जो अंग्रेज कर्मचारी यहां पर आते थे उनको दोहरा भत्ता मिलता था। क्या होता था? दोहरा भत्ता। अब आप कहोगे दोहरा भत्ता क्या है? वो कर्मचारी के रूप में काम करते थे, सैनिक के रूप में भी काम करते थे, तो इस प्रकार उन्हें क्या है? दोहरा भत्ता मिलता था। और इसने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ में पहुंचाने के लिए और उनको अधिक से अधिक लाभ हो, जिस कारण इसने क्या किया? इसने दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया। अब जब दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया गया तो वहां पर क्या थे? वो कर्मचारी इसके खिलाफ विद्रोह कर लेंगे, और विद्रोह कर लेंगे। जब इसके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा तब क्या होता है? विद्रोह तो खैर शांत हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन में एक बन जाता है यहां पर आपका कि श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो व्यक्ति कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। इसके बाद और अगर लॉर्ड क्लाइव से पूछा जाता है तो लॉर्ड क्लाइव ने, कहा जाता था, ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या की थी। ब्रिटेन में जाकर इसने क्या की थी? आत्महत्या की थी। इसके आत्महत्या, सुसाइड का कारण जो बताया गया था वो बताया गया था कि कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है इसकी पारिवारिक वजह से इसने सुसाइड किया था। कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि ये जब भारत से गया तो इसने इतनी ज्यादा लूटपाट भारत में मचाई थी जिस कारण इसको पछतावा हुआ और इसने सुसाइड कर लिया। तो पहला जो गवर्नर है वो कौन है? यहां पर लॉर्ड
क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव से बेटा देख लो इतने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। सबसे पहला एक बार फिर से देख लो, द्वैध शासन प्रणाली किसके शासनकाल में लागू की गई? वो लागू की गई है लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। दीवानी व्यवस्था, जिसमें दीवान, बिहार का दीवान किससे बनाया गया? कई बार आता है, सिताब राय। बंगाल का रजा खां को बना दिया गया। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना इसके शासनकाल में होगी और इसी के द्वारा सोसाइटी ऑफ ट्रेड को खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा आता है कि श्वेत विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ था। चौथा पूछा जाएगा तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर ली थी? तो वो कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। तो इतने क्वेश्चन जो है आपके लॉर्ड क्लाइव से यहां पर बनते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला हो गया हमारा लॉर्ड क्लाइव। इसके बाद अगला जो गवर्नर आता है वो गवर्नर आता है आपका, नेक्स्ट गवर्नर आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसके बीच में भी कई गवर्नर आए गए लेकिन उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है गवर्नर जनरल उन्हीं को हमें पढ़ना है और उन्हीं से क्वेश्चंस भी आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में ये क्या है आपका बंगाल का गवर्नर बनेगा और इसी कब तक रहेगा? 1785 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स से हमेशा क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और पूछे जाने का कारण क्या है? एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अपने आप में। ठीक है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात आई वॉरेन हेस्टिंग्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स को अगर हम लोग देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। पूछने का कारण क्या था? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जिस समय भारत में आएगा, ठीक है, और भारत में आने के सबसे पहला कारण क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले आते ही द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या किया? द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन को इसने समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को क्या किया? समाप्त कर दिया इसने आते ही आते। ये क्वेश्चन भी एक बनता है, द्वैध शासन लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने और समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन समाप्त क्यों हुआ इसको थोड़ा सा समझ लो। 1765 से 72 तक 7 साल का लगभग समय था और इस 7 साल के समय में क्या हुआ कि अंग्रेजों को यहाँ की भौगोलिक और कर के बारे में चीजें बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी कि कहां से कर कितना लेना है और कहां से हटाना है। तो सबसे पहले ही आते आते क्या करेगा? द्वैध शासन को समाप्त कर देगा और इसके बाद इसके शासनकाल में दूसरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। क्या हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट ठीक है 1773 का इसके शासनकाल में पास हुआ। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम लोग बात करते हैं तो एक चीज आप लोग समझ लो कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो भारत के संविधान का प्रारंभ भी है। ठीक है, और कहा जाता था कि यहीं से संविधान का प्रारंभ माना गया है। जैसे कहा तो जाता है कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना है, लेकिन शुरुआत यहां से हो चुकी थी क्योंकि अंग्रेजों के हाथ में पूरी तरीके से शासन सत्ता आ चुकी है और किसी भी देश को, किसी भी राज्य की शासन सत्ता चलाने के लिए वहां कुछ नियम कानून जरूरत होते हैं और वही नियम कानून रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में आए भारत में और यहीं से कहा जाता है संविधान का प्रारंभ हुआ। अब बात आई यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट की। प्रारंभ हो चुका है और जैसे जैसे आप देखोगे धीरे जो एक्ट आगे के आए, इन लोगों को जरूरत पड़ती नहीं, वैसे नियम कानून उसमें जोड़ते गए, बदलाव करते गए और ऐसे ही क्या है सबसे बड़ा एक्ट बन गया 1935 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब 1935 का रेगुलेटिंग एक्ट जो बना है उसमें क्या हो रहा है? 1935 का रेगुलेटिंग एक्ट तक हमारी बातें चलती हैं। तो यहां पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत बहुत से कार्य हुए और क्या क्या कार्य हुए उसको भी हम यहां पर देखते हैं। अगर बच्चा हम लोग कार्यों की बात करेंगे, यहां पर
क्योंकि इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली बात क्या कही गई वो थोड़ा सा यहां पर समझ लो। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर है, वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। और जनरल कहलाने का कारण क्या था? 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, मद्रास, बंबई और कलकत्ता, या बंगाल जिसको कहते हो, कलकत्ता। ठीक है, ये तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर नियुक्त होते थे वो होते थे ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। और ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त होते थे, सबको समान पावर थी। लेकिन समस्याएं कहां पर उत्पन्न हुई? समस्याएं ये उत्पन्न हो गई कि ये तीनों के गवर्नर जब भी कोई निर्णय लेना होता था तो आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, हमेशा विवाद रहता था। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? एक साथ एक चीज के लिए कभी एक मत हो ही नहीं सकते थे। ये इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया कि जो कलकत्ता का गवर्नर है वो बन जाएगा गवर्नर जनरल, और मुंबई, मद्रास और बंबई, इन दोनों के गवर्नर जनरल क्या है, इसके अधीन काम करेंगे। सिर्फ यही कारण था कि बंगाल का गवर्नर को क्या कहा जाएगा? आप गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से पहले क्या आया कि ये जो है बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, अब क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो कुल मिला के बात आई कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि गवर्नर जनरल कहने के पीछे कारण क्या था, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि बंगाल का गवर्नर क्या होगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा, इसी एक्ट के अंतर्गत और क्या क्या कार्य हो रहे हैं इसको देखना पड़ेगा। दूसरा, जो दीवानों की नियुक्त की गई थी उसको हटा दिया गया, और उसको हटाने के बाद यहां पर क्या है? राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, क्या किया गया? राजस्व बोर्ड की स्थापना। देखो, धीरे धीरे सुधार अंग्रेजों के द्वारा किया गया कि मतलब अब जो भी सिस्टम है, चाहे दीवानी व्यवस्था का हो, कर का हो, वो सब एक विभाग के माध्यम से चलेगा, या एक कह सकते हो मैनर्ड वे में चलेगा। यानी किसी को दीवान नियुक्त कर दिया और वहां से उससे कर वसूलना शुरू कर दिया। उन सबको हटा के क्या किया? रेवेन्यू बोर्ड was established under the region of वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड की जो स्थापना हो रही है वो किसके शासनकाल में हो रही है? आपका वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट अगर देखोगे, जो राजकोष था, जो ट्रेजरी थी, राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। राजकोष को, क्योंकि कलकत्ता को इन्होंने क्या किया था? राजधानी बनाया था। राजकोष जो था वो मुर्शिदाबाद से इन्होंने क्या किया? सीधा ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता। मुर्शिदाबाद से कहां ट्रांसफर किया इन्होंने? कलकत्ता। मुर्शिदाबाद से कहां ट्रांसफर कर दिया? कलकत्ता। क्या किया इन्होंने? राजस्व बोर्ड की जो है ट्रांसफर कर दिया। तीसरा, इसके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वो किया गया था, पहला जो कहा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले जो मुगल बादशाह जो थे, मुगल बादशाह को जो पेंशन मिलती थी वो बंद कर दी। मुगल बादशाह की, ठीक है, मुगल बादशाह की पेंशन बंद कर दी। मुगल बादशाह की क्या की? पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद कर दी गई। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब चीजें समझना, 1857 की क्रांति को भी हम यहां से जोड़ेंगे, थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। मुगल बादशाह बाहरी था, सब कुछ था, लेकिन भारत की जनता की जो आस्था थी वो अभी भी मुगल सत्ता में थी। और मुगल बादशाह की पेंशन बंद होना, ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव इंपैक्ट गया अंग्रेजों के लिए भारत की जनता में। दूसरा क्या किया गया? इसके शासनकाल में प्रत्येक जिले में एक दीवानी, प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक राजस्व न्यायालय की स्थापना की गई। क्या किया जाएगा? एक दीवानी और एक राजस्व न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायालय की स्थापना की गई। दीवानी न्यायालय कौन सा होता है? जहां पर जमीन जायदाद के मुकदमे होते हैं। और सॉरी ठीक है, एक दीवानी और एक राजस्व न्यायालय की स्थापना की, सही है।
राजस्व न्यायालय जो रेवेन्यू से संबंधित जितने भी मुकदमे होते थे उसकी न्यायालय की स्थापना की गई। तीसरा इसके द्वारा कहा गया कि इसी के अंतर्गत, ठीक है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल होता था उसकी एक कार्यकारिणी होती थी, एक काउंसिल होती थी, परिषद, उसको क्या कर दिया गया, ठीक है, जो कार्यकारिणी थी गवर्नर जनरल की उसको 4 सदस्यीय कर दिया गया। 3 से कितना कर दिया गया, कार्यकारिणी को क्या कर दिया गया, 4 सदस्यीय कर दिया गया। उसमें 4 सदस्य होंगे। कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है वो कितने सदस्यीय होगी, 4 सदस्यीय होगी। तीसरा कौन कौन थे इसमें, अगर ये पूछ ले कभी कभी कौन कौन थे तो ध्यान रखना, क्लेबरिक था, क्लेबरिक, मानसन, फ्रांसिस और वारवेल, ये 4 सदस्य थे, ठीक है, वारवेल। ये 4 सदस्य जो हैं वो किसमें है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। इसके अलावा और अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि गवर्नर जनरल को एकदम फ्री नहीं छोड़ा गया था कि आप मन चाहे जैसे डिसीजन लेते रहो, उसके लिए भी नियम कानून बनाए गए थे कि जो भी निर्णय वो लेगा गवर्नर जनरल वो बहुमत के आधार पर होगा, कार्यकारिणी के सदस्यों की वोटिंग के आधार पर, ठीक है। अब बात आई कि इसी के शासनकाल में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की जा रही है ये भी देख लो। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई है, कलकत्ता में। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत की गई है कार्यकाल के, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या किया गया था, यहां पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके अंतर्गत क्या किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है, कलकत्ता में की गई है। किस एक्ट के अंतर्गत है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत है। और पहला न्यायाधीश कौन था, ठीक है, इसमें कितने न्यायाधीश थे, 1+3, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। कौन है पहला मुख्य न्यायाधीश, उसको भी पूछा गया है, ये ध्यान रखना है, एलिजा इम्पे, एलिजा